हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के व्यवहारों, अभिवृत्तियों, ज्ञान, कौशल, समझ और मूल्यों में परिवर्तन लाना होता है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए या प्रसार शिक्षण को करने के लिए बहुत सोच समझ की ज़रूरत होती है। लोगों का एटीट्यूड, उनके व्यवहार, उनका रहन सहन का ढंग, ये सभी चीज़ें जो सालों से लोगों की परंपराओं में चल रही हैं, उनको बदलना काफ़ी मुश्किल होता है और ये काफ़ी टफ होता है। इसीलिए प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और आज हम पढ़ेंगे इसी प्रक्रिया के बारे में, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया या एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण समुदाय है, सदियों से परंपरावादी और रूढ़िवादिता का जीवन जीते आ रहे हैं। उनके पास ना तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ना ही उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। अगर प्रयास किए भी गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सफल हुए हों, ऐसा नहीं है। उनका जो जीवन स्तर है वो सदियों से लगभग वैसा ही चला आ रहा है। हालांकि अब सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके को क्योंकि बहुत सारा एक्सपोज़र मिला है, इस वजह से चीज़ें कुछ सरल हो गई हैं या सिखाना थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके फ़ायदे के लिए कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो उसको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए प्रसार शिक्षण काम करता है। प्रसार शिक्षा अपने आप में बना ही इसीलिए है कि वो गांव के लोगों को, विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, जिनका आर्थिक सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, उनके स्तर को सुधारना और उनको व्यवहार, उनकी सोच समझ, कुशलता और आर्थिक सामाजिक स्तर को बेहतर बनाना है। इसके लिए जब प्रसार शिक्षण काम करता है तो उससे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि सीखने की क्रिया और प्रतिधारण क्षमता क्या होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो किस क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और प्रतिधारण का मतलब है हम उसको कितना रिटेन और रिकॉल कर पाते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारी याददाश्त में वो चीज़ कितने समय के लिए या कितने गहराई तक बैठती है, कितने समय तक उसको हम याद रख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं कि हमने कितनी ज्ञानेंद्रियों को या हमारे जो रिसेप्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कितना शामिल किया है सीखने की प्रक्रिया में। तो ओपी दहामा ने ये बताया कि हम जब भी किसी भी चीज़ को सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों को उसमें सम्मिलित करते हैं, तो जितनी हमारी एकाग्रता है और जितना हम इन संवेदी अंगों को उसमें सम्मिलित कर पाते हैं, जितनी अधिकता से उनका उपयोग कर पाते हैं, उतना ही हम चीज़ों को अधिक लंबे समय के लिए रिकॉल या रिटेन कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में। तो ये एक टेबल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम स्वाद के माध्यम से अगर कुछ सीखते हैं तो उसको 1% रिटेन कर पाते हैं। अगर टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं तो उसको 1.5% रिटेन कर पाते हैं। अगर घ्राण यानी सूंघ कर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका रिटेंशन होता है 3.5%, 3.5%। हियरिंग के माध्यम से या श्रवण के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो सीखा जाता है, उसका रिटेंशन है 11%। और देखकर या दृष्टि के माध्यम से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो रिटेन रहता है 83% तक। तो सीखने या अधिगम की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रक्रिया में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम देखते समझते हैं, उसको अपने मन में जब हम धारण करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है और हम उसको जितना बार बार रिपीट करते हैं, जितना बार बार उस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं, वो उतने ही अधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में प्रतिधारित होकर के या रिटेन होकर के बनी रहती है। ये भी कई रिसर्चेस से पता चला है कि केवल पढ़ी या केवल सुनी हुई बातों को व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर देखने और सुनने की क्रियाओं को एक साथ किया जाए
तो ये रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं, ये टेबल ओपी दहामा ने बताई है और इसके अनुसार हम जिन क्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं उसके हिसाब से जो रिटेंशन होता है, पढ़कर 10%, सुनकर 20%, देखकर 30%, देखकर और सुनकर 50%, परस्पर वार्तालाप के द्वारा 70% और कार्य संपादन करते हुए, वार्तालाप करते हुए 90%। तो इस टेबल को पढ़ करके हम ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सीखने की क्रिया में जितनी ज़्यादा रिसेप्टिव ऑर्गन्स भाग लेते हैं उन सभी का उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं आँखें। आँखों से जो कुछ भी हम सीखते हैं या आँखों से जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन घटनाओं को, जिन एक्सपेरिमेंट्स को या जिन भी परिस्थितियों को, उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क पर रहता है, वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टिव ऑर्गन्स को हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं उतने ही ज़्यादा रिटेंशन किसी भी घटना का या अनुभव का रहता है। जब स्वयं अपने हाथों से हम किसी भी चीज़ को करते हैं और उस दौरान उसको डिस्कस भी करते रहते हैं, कोई प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को खुद लिख रहे हैं और साथ ही साथ उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, तब उसका रिटेंशन सबसे ज़्यादा होता है और उसे बहुत ही लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो इन सिद्धांतों को या इन बातों को ध्यान रखते हुए ही प्रसार शिक्षण प्रक्रिया की जाती है या प्रसार शिक्षण किया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि किस तरह की हम चीज़ें उनको उपलब्ध करवाएं जिन लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं या जिन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि वो उनको लंबे समय तक रिटेन कर सकें। अब हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों के बारे में, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस। प्रसार शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली शिक्षा है और ये उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वहाँ कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उन समस्याओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कैसे हल किया जा सकता है, कैसे उन समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें प्रसार शिक्षा में ध्यान रखनी पड़ती हैं। लोग भी प्रसार कार्यकर्ता की बातों को तभी मानते हैं जब वो ये महसूस करते हैं कि ये सभी चीज़ें या जो शिक्षण चल रहा है या जो भी जानकारी है ये हमारे लिए लाभदायक है, इससे हमें आर्थिक सामाजिक किसी न किसी तरीके से फ़ायदा हो रहा है। जैसे आधुनिक ढंग से खेती करना हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, अच्छे उन्नत किस्म के खाद और बीजों से संबंधित जानकारी या मशीनरी से संबंधित जानकारी हो सकती है, घरेलू व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी भी हो सकती है। तो इस सभी जानकारी को देने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के माध्यम से वो उन्हें चीज़ों को समझा सकता है, ताकि लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हो सकें और उन चीज़ों को अपना सकें। इन चरणों को या इस पूरी प्रक्रिया को जिन स्टेप्स से होकर के गुजरना पड़ता है उनमें है ध्यानाकर्षण या अटेंशन, अभिरुचि इंटरेस्ट, आकांक्षा यानी डिज़ायर, विश्वास अर्थात कन्विक्शन, ज्ञान या जानकारी अर्थात नॉलेज, क्रिया या एक्शन, संतुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। अब हम इन सभी चरणों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है ध्यानाकर्षण या अटेंशन। ये प्रसार शिक्षा का सबसे पहला चरण है। किसी भी चीज़ का परिणाम या रिजल्ट देखने पर व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जब वो ये देखता है कि हाँ, ये काम करने से किसी व्यक्ति को जो फ़ायदा हुआ है, जैसे अगर उन्नत बीज लगाए हैं या खेती की कोई तकनीक बदली और उसकी वजह से उसके पड़ोसी किसान की जो फसल है वो बहुत अच्छी उत्पन्न हुई है, तो वो उसको देख करके उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है। या अगर पौष्टिक भोजन की वजह से किसी के
परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है या किसी ने कुछ अच्छा अचीव किया है तो उसका ध्यान पड़ोसी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से लोगों का, ग्रामीण जनता का, चाहे वो गृहिणियाँ हों या किसान या पशुपालक, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। बहुत सारी तरह के चीज़ें इसके लिए काम में ली जाती हैं, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स या होर्डिंग्स हो सकते हैं जो सड़क के किनारे लगे रहते हैं। कई बार लाउड स्पीकर या ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। कभी कभी मेले, प्रदर्शनियाँ, कृषि से संबंधित प्रदर्शनियाँ हो सकती हैं या हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प से संबंधित प्रदर्शनियाँ हो सकती हैं। इन सभी का उद्देश्य होता है लोगों का ध्यान नई चीज़ों, उन्नत तकनीकों की तरफ आकर्षित करवाना। टीवी, रेडियो, ये सभी इसके लिए बहुत अच्छे संसाधन हैं या साधन हैं जिनकी वजह से लोगों के मन में ये इच्छाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। सेकंड स्टेप है अभिरुचि या इंटरेस्ट। जब किसी भी चीज़ की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई उपलब्धि हो सकती है, किसी तरह की प्रोसेस हो सकता है, कोई रिजल्ट या परिणाम हो सकता है, तो उस व्यक्ति के मन में जब वो इन चीज़ों को देखता है तो उत्सुकता उत्पन्न होती है कि कैसे ये सब हुआ, और ये उत्सुकता या जिज्ञासा ही उसकी अभिरुचि को, इंटरेस्ट को क्रिएट करने का काम करती है। तो जब वो अच्छे रिजल्ट्स को देखता है, अच्छी चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखता है, तब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसकी अभिरुचि उत्पन्न होती है। इस समय पर प्रसार कार्यकर्ता से वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है और प्रसार कार्यकर्ता को भी इस संबंध में इससे संबंध में जागरूक रहना चाहिए, उसको सावचेत रहना चाहिए कि किस तरीके से वो लोगों को इसके बारे में इस समय पर सही तरीके से जानकारी दे सकता है, और ये उन्हें समझाए कि किस तरह से जो प्रोसेस किया गया है, जो भी नई टेक्निक या इनोवेशंस को अपनाया गया है, वो ग्रामीण जनता के या लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा चरण है आकांक्षा या डिज़ायर। इस समय पर प्रसार कार्यकर्ता ने जो भी जानकारियाँ दी हैं उसके माध्यम से लोगों में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि वो इस जो भी टेक्निक है, जो भी इनोवेशंस हैं, उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करे और उसको अपनाने के लिए वो प्रयास करने लगता है। ये एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के सीखने की, जानकारी प्राप्त करने की इच्छाओं को बढ़ा देती है, और इसकी वजह से व्यक्ति नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। इस समय पर इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और उसका ये मोटो होना चाहिए कि वो इस समय पर लोगों की क्यूरियोसिटी को, उनकी जिज्ञासा को बनाए रखे और उनको अधिक से अधिक जानकारी और लाभ किसी भी तकनीक के बारे में या किसी उपकरण या किसी नई विधा के बारे में दे सके। विश्वास या कन्विक्शन इसके चौथा चरण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि जब तक व्यक्ति को किसी क्रिया के प्रति विश्वास नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए विश्वास नहीं होगा, तब तक वो उसको अपनाएगा नहीं। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि वो लोगों के मन में इन चीज़ों के प्रति विश्वास जगाए, या जो कुछ भी वो सिखाना चाहता है उसके प्रति आस्था और विश्वास डेवलप करे कि जो भी तकनीक उसको सिखाई जा रही है या जो भी नया ज्ञान उसको दिया जा रहा है, वो किसी न किसी तरीके से उसके लिए, लोगों के लिए लाभकारी है, और जितना वो इसको अडॉप्ट करेंगे, जितना इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उतना ही उनका आर्थिक या सामाजिक स्तर सुधरेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उस ज्ञान के फेवर में जिनसे वो लोगों को कन्विंस करे, उन्हें समझाए कि ये किस तरीके से उनके परिवार के लिए, पूरे समुदाय के लिए लाभप्रद हैं, ताकि लोगों का उस इनोवेशन में, नई जानकारी या नए ज्ञान में विश्वास उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट चरण है जानकारी या नॉलेज। किसी भी तकनीक के लिए विश्वास जब उत्पन्न हो जाता है लोगों के मन में, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी
प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो जब उनके अंदर ये विश्वास है तो वो उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, कोई भी नॉलेज हो सकती है, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे समय पर प्रसार कार्यकर्ता लोगों को नई चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है और इस जानकारी को देने के लिए बहुत सारे टीचिंग एड्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये ऑडियो विजुअल सामग्री भी हो सकती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, या इसके अलावा कुछ अन्य सामग्री भी हो सकती है। साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है और उनसे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाया जा सकता है। अगला चरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्रिया या एक्शन। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी चरण इसमें संपन्न हुए हैं वो सभी इसके सैद्धांतिक पक्ष के हैं, लेकिन क्रिया से इसका प्रायोगिक पक्ष शुरू हो जाता है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, व्यवहारिक पक्ष, वो प्रारंभ हो जाता है। किसी भी कार्य से संबंधित शिक्षण तभी सफल होता है जब लोग उस कार्य को करने लगते हैं या उस नई चीज़ को अपना लेते हैं, अपने व्यवहार में लाने लगते हैं। और प्रसार शिक्षण का उद्देश्य भी यही है कि नई तकनीकों को, उन्नत तकनीक और उन्नत जानकारी को लोगों को अपनाना, लोग उन्हें सीखें, समझें और अपनाएं, तभी प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इसमें प्रसार कार्यकर्ता लोगों को इन क्रियाओं को करने में न सिर्फ मदद करे, बल्कि उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनके सामने जो भी परेशानियां हैं, उन सभी को दूर करते हुए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा सके और उन्हें काम करने में या उन चीज़ों को अडॉप्ट करने में मदद करे, ताकि वो नई टेक्निक को अपना सकें या नए ज्ञान को, नई जानकारी को अपना सकें। ये जानकारी किसी भी तरह की हो सकती है या ये क्रियाएं कैसी भी हो सकती हैं, आर्थिक, मानवीय, सामाजिक, भौतिक, किसी भी तरह की। अगला चरण है संतुष्टि। ग्रामीण जन ने जिस नई तकनीक को सीखा, जो नया ज्ञान प्राप्त किया और उसको अपनाते हुए उस पर क्रिया की, काम किया, अगर वो उससे संतुष्ट है तभी भविष्य में उस चीज़ को रिपीट करेगा, प्रसार कार्यकर्ता की बातों को आगे भी मानेगा, समझेगा, उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखेगा। अगर उसे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई या जो परिणाम वो चाहता था वो नहीं प्राप्त हुए, तो फिर आगे उन चीज़ों को रिपीट करना संभव नहीं होता या लोग उसकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी रुचि समाप्त होने लगती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो काम वो कर रहे हैं, चाहे वो फसल के उत्पादन से संबंधित हो, चाहे पशुपालन से संबंधित हो, चाहे घरेलू कार्यों से संबंधित हो, तो इन सभी कामों को करने में उन्हें जो भी नई टेक्निक्स को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसके अनुकूल संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। और ये प्रसार कार्यकर्ता का दायित्व है कि उन्हें क्रिया के समय पर भी मदद करे और संतुष्टि प्राप्त करने में भी उनका मानसिक, उनको एक तरह से परामर्श देता रहे। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। प्रसार शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि हम जिन लक्ष्यों को लेकर के चले थे या कोई भी प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में जिन लक्ष्यों को निर्धारित कर चुका है, उन लक्ष्यों को किस स्तर तक उसने प्राप्त किया, उसके कार्यक्रम में क्या अच्छाइयाँ रही जिन्हें वो आगे रिपीट कर सकता है, कौन कौन सी कमियाँ रही जिन्हें आगे दूर किया जाना है, ये सभी चीज़ें मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगती हैं। मूल्यांकन में विश्लेषण किया जाता है कि जो भी हमने काम किए उनमें कहाँ कहाँ अच्छा रहा, क्या लाभ हुए, क्या कमियाँ रही, कार्य प्रगति किस प्रकार रही, इसमें शिक्षार्थी ने क्या सीखा, किन चीज़ों को अडॉप्ट किया, किस हद तक उसने नए ज्ञान को अपने अंगीकृत किया है कार्यों में। और प्रसार कार्यकर्ता को भी ये पता चल जाता है कि जिन उद्देश्यों को वो लेकर के चला था उनको कहाँ तक, किस सीमा तक प्राप्त कर सका। लोगों के व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके एटीट्यूड में जो परिवर्तन आने थे वो किस सीमा तक आए हैं,
उसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं और कौन कौन से नकारात्मक पक्ष हैं, उनके हिसाब से आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें इवेल्युएट किया जाता है और फिर उसके आधार पर ही आगे की कार्य योजना बनाई जाती है। इसीलिए इवेल्युएशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आगे के काम करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को भी और ग्रामीण लोगों को भी निरंतर प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से प्रसार शिक्षण प्रक्रिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करती रहती है या इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। प्रसार कार्यकर्ता एक के बाद एक लोगों की आवश्यकताओं को महसूस करके और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी लेकर के उनका समाधान करने के लिए प्रयास करता रहता है। उनको नए नए ज्ञान, नई नई जानकारियाँ देता है, दिलवाता है विशेषज्ञों के द्वारा, और इस सारी ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को निरंतर निष्पादित करता रहता है।